So hello everyone, myself Ayush Pandey, first year MBBS student from GDMC Dehra. सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए एक स्पेशल वीडियो है जो मतलब अभी जिनकी 11th अभी कंप्लीट हुई है और वो 12th में मतलब फ्रेशली 12th में आए हैं। और मतलब उसमें भी स्पेसिफिकली उनके लिए जिनका मतलब 11th का पोर्शन थोड़ा वीक है या फिर थोड़ा हार्शली कहे तो 11th उन्होंने अपनी वेस्ट कर दी है। मतलब उन बच्चों के लिए भी ये यूज़फुल है जिनकी 11th मतलब अच्छी है, जिनका 11th का पोर्शन स्ट्रांग है, क्योंकि अब उनको ये चीज़ एक सीखनी है, ये स्किल सीखनी है कि कैसे वो अपनी 11th को 12th मतलब 12th में आपको सब कुछ फ्रेशली पढ़ना है और 11th का आप लोग आपको थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज भी करते रहना है, तो आपको कैसे उसे मैनेज करना है कि 12th का भी पढ़ते रहो और 11th का भी मैनेज करो। ये भी आपको एक स्किल आनी चाहिए। और दूसरा, जिनकी 11th वेस्ट हो चुकी है उनको भी अपना 11th का बैकलॉग कवर करना ही है और 12th का भी पूरा सिलेबस करना है। 11th का भी बैकलॉग कवर करना है। ऐसा तो है नहीं कि 12th छोड़ दो, 11th के चक्कर में 12th स्पॉइल करो, ऐसा तो नहीं है। इसलिए उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हमारी 11th कंप्लीट हुई थी तो हमारी कोचिंग में 12th का सिलेबस शुरू कराने से पहले एक ओरिएंटेशन सेशन हुआ था, जिसमें हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सर ने हमें मतलब पूरा ये गाइड किया था। जो भी मैंने मतलब ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये मेरे पॉइंट नहीं है, ये उन्होंने हमें जो उस मीटिंग में पॉइंट्स बताए थे, ओरिएंटेशन वाली मीटिंग में, ये वो पॉइंट्स हैं। मतलब उन्होंने हमें पूरा एक्सप्लेन किया था कि आपको कैसे अपना 11th को थोड़ा मैनेज करना है 12th के साथ, और मतलब 12th को भी कैसे पढ़ना है, 11th को भी उसमें कैसे कैसे करना है। तो अब 12th को क्या है ना, जैसे 11th तो अब हो चुकी है, जो हो गया वो एक साल गया, अब वो वापस तो आएगा नहीं। तो 12th को ना अब आपको एक फ्रेश स्टार्ट देना है। आपकी 11th में जो भी गलती हुई, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका पास्ट है वो आपका जो प्रेजेंट है उसे स्पॉइल करे। इसलिए 12th को एक अच्छा और फ्रेश स्टार्ट दो अभी। और जो मिस्टेक्स आपने 11th में की उसे 12th में रिपीट नहीं करनी है। जैसे 11th में आदत ही होती है बैकलॉग बनाने की, चीज़ें जिस दिन जो पढ़ाई उसे उस दिन रिवाइज करना नहीं है, टेस्ट देने नहीं है, ऐसे बहुत बच्चों की आदत होती है। अब 12th में डे टू डे बेसिस पे सारी चीज़ें जो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसे उसी दिन रिवाइज करना है। और उस कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसका डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी देना है। अब डेली प्रैक्टिस टेस्ट जैसे मैं आकाश में था तो हमें तो मिलते थे डेली प्रैक्टिस टेस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आज फिजिक्स में हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है तो हमें एक 10 क्वेश्चन का डेडिकेटेड टेस्ट मिलेगा जिसमें सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ही क्वेश्चन होंगे। 12th में अगर आज हमें फिजिक्स में कूलम्स लॉ पढ़ा है तो एक डेडिकेटेड टेस्ट हमें मिलेगा जिसमें हमें कूलम्स लॉ के ही क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे था। और अपने डाउट्स अच्छे से क्लियर करने हैं, एक भी डाउट छूटना नहीं चाहिए आपका, क्योंकि जो छोड़ते हैं ना वही एग्जाम में आता है। ये तो आपने भी देखा ही होगा कि जो आप छोड़ते हो वही एग्जाम में आता है। और अभी देखो ना, डाउट का ऐसा है कि कोचिंग में आपकी डाउट क्लासेस तो लगती होंगी। अभी स्टार्टिंग के टाइम पे ना, चाहे कोई डाउट हो ना हो, डाउट क्लासेस अटेंड करो। मैं भी करता था, मैं भी अगर कोई डाउट हो ना हो डाउट क्लास अटेंड करता था। हमारे फिजिक्स के सर भी कहते थे कि अगर डाउट नहीं भी है ना तो भी डाउट क्लास अटेंड करो, क्योंकि हो सकता है आपको उस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट ना आ रहा हो लेकिन किसी और बच्चे को कोई डाउट है और फिर आपको पता चले कि ये तो मुझे भी नहीं आता, तो आपको भी तो कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए स्टार्टिंग में डाउट क्लास अटेंड करनी चाहिए। हाँ, एंड में जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाता है, जब सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है, तब तो डाउट क्लास में तभी जाओ अगर आपको जेनुअनली कोई डाउट आ रहा है, वरना वैसे जाके तो फिर टाइम वेस्ट ही है। लेकिन अभी डाउट क्लास अटेंड करनी है सारी। और मॉक टेस्ट से भागना नहीं है। अब मॉक टेस्ट सारे देने हैं, चाहे मतलब ऐसा लग रहा हो कि नहीं, मेरे को मॉक टेस्ट देने की आदत नहीं है, 11th में भी छोड़े थे, कैसा होगा, पॉल पहला मॉक टेस्ट है, नहीं। मॉक टेस्ट सारे देने हैं। अगर प्रिपरेशन अच्छी है, हो ही नहीं सकता कि मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए। वो अलग एक्सेप्शन होती है अगर टफ पेपर आ जाए, जो कि कभी कभी एक्सेप्शनली कोचिंग बना देती है, लेकिन आ, वो 11th में ज़्यादा होता है। 12th में आते ही कोचिंग को भी पता चल जाता है कि अब इनके पास एक साल ही है। अब मतलब इनका जो कॉन्फिडेंस है उसे अच्छे से मेंटेन करके चलना है ताकि नीट में भी अच्छा करे, इसलिए फिर जो मॉक टेस्ट आने लगते हैं वो थोड़े सिंपल आने लगते हैं। और दूसरा, मॉक टेस्ट देने का जो मेन रीज़न ही होता है अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करते रहनी है, जो भी आपके 12th के मॉक मॉक टेस्ट में मिस्टेक होगी। अब बात यह है कि अब ये तो 12th का पूरा पोर्शन हो गया, जो आपको चीज़ें करनी है। ये वो है जो आपने 11th में गलतियां करी उन्हें 12th में रिपीट नहीं करना। लेकिन अब जिन बच्चों का मतलब 11th अच्छा नहीं है, वीक है, या फिर जिनका अच्छा भी है, उनको भी तो ऑब्वियसली 11th रिवाइज करनी है ना, क्योंकि 12th जो 7-8 महीने की आपकी 12th चलेगी कोचिंग में, जब सारा सिलेबस 7-8 महीने में पढ़ाया जाएगा तो 7-8 महीने में 11th तो दिमाग से निकल जाएगी, भूल जाएंगे। इसलिए 11th का भी रिवीजन करना है। तो हमारे सर ने हमें कहा था कि जो आपकी 11th का रिवीजन है उसका मतलब जो आपके 12th का पोर्शन है जो आपका चल रहा है उस पर 1% भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जो आपका 11th का रिवीजन है वो आपके 12th का जो मतलब आपका सिलेबस चल रहा है उस पर बिल्कुल अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो 12th का टाइम है वो आप 11th में ज़्यादा ही दे रहे हो। इसलिए 12th के 11th के रिवीजन के लिए या फिर बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, हाँ, उन्होंने हमें एडवाइस किया था कि हर संडे बस 2 घंटे निकाल दिया करो। हर संडे 2 घंटे निकालो और 11th का कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ लो। हाँ, मैंने भी यही किया। जैसे जब भी कोई संडे आता था
तो मैं जैसे इलेवेंथ की जो बहुत ही वोलेटाइल चीज़ें होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई या फिर बायो में जैसे एनिमल किंगडम हो गया, वो मैं उस संडे 2 घंटे निकाल के देख लेता था, और उससे ज़्यादा मैं नहीं करता था। इसलिए आप भी यही करो, संडे को 2 घंटे निकालो और इलेवेंथ का जो भी आपका वीकेस्ट पोर्शन पोर्शन था, या फिर वोलेटाइल पोर्शन था, या फिर वो पोर्शन जो आपने इलेवेंथ में छोड़ दिया बैकलॉग में, उसे अच्छे से कंप्लीट करो इन 2 घंटे में। और अगर नहीं हो रहा इन 2 घंटे में तो ज़्यादा एक्सटेंड मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 घंटे होता है एक्सटेंड तो कर लो, वरना अगले संडे के लिए रखो। ऐसा नहीं है कि वो पूरा संडे उसी में दे रहे हो, नहीं। आपको अपनी ट्वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं डालना है इसकी वजह से। अब फिर सवाल ये आता है कि अगर ऐसे ही करना है तो हमारा इलेवेंथ का सिलेबस होगा कब? अब देखो, ये आपको भी पता है कि जो ट्वेल्थ में कोचिंग में जो मतलब जो ट्वेल्थ का सिलेबस जो कोचिंग में चलता है, वो जैसे अगर आपका अभी मार्च में शुरू हो रहा है तो वो अक्टूबर एंड तक खत्म हो जाएगा। हमारा भी अक्टूबर एंड तक खत्म हो गया था। अक्टूबर एंड तक खत्म होने के बाद क्या होता है, एक इलेवेंथ का रिवीजन शुरू होता है। इलेवेंथ का रिवीजन में आपको देखो क्या करना है। देखो, ट्वेल्थ तो आपकी अच्छे से हो गई, उसके आपने मॉक टेस्ट भी दे दिए, सब कुछ हो गया, ट्वेल्थ आपको एकदम अच्छे से आती है। अब बस आपको इलेवेंथ करनी है, मतलब मतलब 50% पोर्शन आपका हो चुका है, बाकी 50% आपको अगले 3-4 महीने में करना है। अब देखो उसे कैसे करना है इलेवेंथ का रिवीजन। बायो में आपको एक चैप्टर के लिए 3 से 4 दिन लेने हैं, और उस चैप्टर को उन 3 से 4 दिन में ख़त्म करना है। मतलब एनसीईआरटी की उन 3 से 4 दिन में एटलीस्ट 2 रीडिंग करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, और उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट देना। एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? देखो, अब मतलब मैं आकाश में था तो आकाश का ही बताऊंगा। आकाश में हमारा इस टाइम पे एक सीरीज चली थी जिसका नाम था एनबीटीएस, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज। इसमें क्या था ना, जैसे यही मैं बता रहा हूँ, बायो के लिए हमें एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 दिन मिलते थे। फॉर एग्जांपल चैप्टर है सेल, सेल को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 से 4 दिन मिले। इसमें हमने अच्छे से 2 बार एनसीईआरटी की डिटेल रीडिंग ले ली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब 3 से 4 दिन बाद एक टेस्ट होता था जिसे हम बोलते थे पोल। ये उसी सेल चैप्टर का होता था जिसमें 20 क्वेश्चन होते थे, और मजाल है कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का आ जाए। एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन होते थे, और मतलब ऐसे क्वेश्चन होते थे कि आपको मतलब एनसीईआरटी एकदम डीप में पता चल जाएगी अगर आप वो क्वेश्चन अच्छे से समझ लो और सॉल्व कर लो, और मतलब एनालाइज भी कर लो मिस्टेक। तो कोई चांस ही नहीं है कि मतलब आपको एनसीईआरटी का कोई भी सवाल पूछ ले और आपको आए ना, अगर आप ये पोल्स अच्छे से दो। सेम गोज विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी नॉर्मली कोई चैप्टर है तो 3 से 4 दिन लो, अच्छे से करो, पीवाई क्यूज करो, और उसका भी हमारा ऐसे पोल होता था, जैसे बायो का पोल हुआ वैसे ही केमिस्ट्री का भी पोल होता था 20 क्वेश्चन का, और उसे करो। अगर कोई बड़ा चैप्टर है जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता था, जैसे मान लो एक हफ्ता ही मिल गया, तो फिर उसको उसमें करो और फिर वही टेस्ट दो। और जैसे जो बड़े चैप्टर होते थे इनके लिए तो 2-2 पोल होते थे, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 1 20 क्वेश्चन का और थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 20 क्वेश्चन का। इनके 2-2 पार्ट्स में हमें टेस्ट होते थे। तो मतलब ऐसे मेरी इलेवेंथ रिवाइज होती थी, कर रहा था मैं। और फिर लास्ट आता है हमारा फिजिक्स के लिए। अब देखो, फिजिक्स में आपको क्या करना है, आप जैसे कोई नॉर्मल चैप्टर है उसके लिए 5 डेज पर चैप्टर आप रख सकते हो कि 5 दिन में मुझे चैप्टर करना है, प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है। अगर कोई बहुत ही बड़ा चैप्टर है जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, तो उसके लिए एक हफ्ता अपने पास रखो कि एक हफ्ते में रोटेशनल मोशन चैप्टर करना है प्लस पीवाईक्यू। और उसके लिए भी हमारा सेम ही होता था कि जैसे एक हफ्ते या 5 दिन की डेडलाइन खत्म हुई, पोल होता था। जैसे कोई छोटा चैप्टर है, फॉर एग्जांपल डायमेंशंस है, एक पोल हुआ 20 क्वेश्चन का। अगर जैसे रोटेशनल मोशन है, बड़ा चैप्टर है, 2 पोल हो गए 20-20 क्वेश्चन के। तो ऐसे हमारा होता था। तो ऐसे क्या हुआ, हमारा बायो में भी जैसे एक चैप्टर 3 से 4 दिन में हो गया, पोल हो गया, चैप्टर भी क्लियर हो गया। अगला चैप्टर भी 3 से 4 दिन में हो गया, पोल भी हो गया, क्लियर हो गया। यानी एक हफ्ते में 2 बायो के चैप्टर हो गए। यानी एक महीने में कितने, 8 चैप्टर हो गए बायो के। हैं कितने इलेवेंथ में, जहाँ तक मुझे याद है 22 में। तो कितने टाइम में हो जाना चाहिए आपका, ऑलमोस्ट 3 महीने में हो जाना चाहिए सिलेबस। यानी अगर आपने नवंबर में शुरू किया, नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी तक आपका सारा सिलेबस ये खत्म हो जाना चाहिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो और भी कम चैप्टर है, मतलब बायो में 22 है, इन दो में तो और भी कम है। तो इसीलिए वो नंबर ऑफ डेज अगर ज़्यादा भी हैं तो वो एडजस्ट हो जाएगा। तो मतलब आपका जनवरी तक अगर आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, मतलब हर चैप्टर को इतने दिन दे रहे हो डेडिकेटेडली जितने बताए हैं, अच्छे से पीवाईक्यू कर रहे हो और ये टेस्ट दे रहे हो, तो आपका जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जनवरी तक, मतलब सोचो, जब आप जनवरी एंड में पहुंचोगे आपका इलेवेंथ भी अच्छे से हो चुका होगा, टेस्ट भी दे चुके होगे, सब कुछ हो चुका होगा, और ट्वेल्थ तो कर ही ली थी आपने, मतलब इलेवन ट्वेल्थ दोनों हो गया। हाँ, और एक बात यह है, मतलब मैं हमारे टेस्ट सीरीज की बता रहा हूँ
कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पोल तो हमारे चल ही रहे थे। जैसे बायो में सेल का पोल हो गया, उसके बाद 3 से 4 दिन बाद सेल डिवीजन का पोल हो गया, उसके बाद 3 से 4 दिन बाद जो अगला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड फॉर एग्जांपल उसका पोल हो गया। तो ये 3 चैप्टर कंप्लीट हुए। अब इनका होता था हमारा पार्ट सिलेबस टेस्ट। सिमिलरली जैसे केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर हो गए, फॉर एग्जांपल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और जो थर्ड इनऑर्गेनिक का चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, वो 3 हो गए। और फिजिक्स में भी जैसे 3 हो गए, डायमेंशन हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वेक्टर्स हो गए, 3 चैप्टर हो गए। फिर इनका होता था हमारा एक पार्ट सिलेबस टेस्ट। मतलब जैसे 3 बायो के, 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, यानी 9 चैप्टर इस पार्ट सिलेबस टेस्ट में आते थे, एंड ये होता था 720 मार्क्स का। तो ऐसे हमारे पार्ट सिलेबस टेस्ट भी होते गए। उसकी भी हमें आंसर की भी मिलती थी, उसके लिए हमारी डाउट क्लासेस भी लगती थी, पूरा अच्छे से एनालाइजेशन भी हमें देते थे वो। फिर जब आपका ये सारा हो जाए, जब आपके मान लो जैसे सारे चैप्टर्स के पोल्स भी हो गए, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट भी हो गए और पार्ट सिलेबस टेस्ट भी कंप्लीट हो गए, फिर होता था इसी टेस्ट सीरीज में कंप्लीट सिलेबस टेस्ट। और उसके बाद आपकी 11th अच्छे से कंप्लीट हो गई। मतलब एक तो आपने 12th में रह के ही अपने 7-8 महीने में आराम से 12th का सिलेबस भी कर लिया। 11th मतलब 11th भी थोड़ी बहुत संडेज में रिवाइज कर ली, जिससे आपकी 12th भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई। और लास्ट में फिर जब 3 महीने आपको मिले उसमें आपने 11th भी अच्छे से रिवाइज कर ली। तो ये मतलब हमें स्ट्रैटेजी दी थी हमारे टीचर्स ने। जब मतलब हम 12th में मतलब फ्रेश स्टार्ट हो रहा था, तो उन्होंने हमें स्ट्रैटेजी दी थी कि ये अगर आप करते हो, उन्होंने हमें पूरा हमें प्लान बता दिया था कि ऐसी आपकी टेस्ट सीरीज होगी जिससे आपकी 11th अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा था हमें कि अभी अगर मतलब 11 थोड़ी वीक भी है या फिर अच्छी भी है और रिवाइज करने की टेंशन हो रही है, तो अभी उसकी ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि ये आने वाला है, ये टेस्ट सीरीज होगी। इसलिए 11th की टेंशन अभी अब आप मत लो। हाँ, बस ये है कि संडे में 2 घंटे निकाल के वो टॉपिक कर लो जो आपका सबसे वीकेस्ट था, या फिर जो आपको सबसे वॉलेटाइल लगता था वो टॉपिक उठा लो और उसे रिवाइज कर लो। आ, तो ऐसे आप अपनी 11th भी थोड़ी बहुत मैनेज करो 12th में। बाकी लास्ट में जो ये मैंने बताया, जो आपका नवंबर से जनवरी वाला टाइम होगा, इसे तो मतलब ऐसा रखो कि इस यहाँ पे तो आपको बस पढ़ने के अलावा फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि पूरी 11th आपको इन 3 महीनों में करनी है, यानी 1 साल का काम आपको इन 3 महीनों में करना है। इसलिए इन 3 महीनों में तो ऐसे रहना कि मतलब जैसे किसी और चीज़ का टाइम ही नहीं है, कि लाइफ को मैनेज कर रहे हो पढ़ाई के साथ, ऐसे रहना इन 3 महीनों में। तो ये मतलब हमारे टीचर्स ने हमें बताया था, और एकदम मतलब प्रैक्टिकल बात थी ये, क्योंकि हमने भी एक्सपीरियंस किया, हमने भी देखा कि हाँ भाई हमारी जब मैं भी जनवरी एंड में आया तो मेरे को भी पता चला कि 11th तो बहुत आराम से हो गई और पता भी नहीं चला। मतलब टेस्ट दिए, रिवाइज करा, और 11th हो गई अच्छे से रिवाइज। तो ये उन्होंने हमें मतलब ऐसी यूज़फुल चीज़ दी, जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब उनकी 11th जस्ट कंप्लीट हुई है और वो 12th में आ रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से एक वीडियो थी आपके लिए कि कैसे आप अपनी 11th मैनेज कर सकते हो 12th के साथ साथ। और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।